students, myself Kumar, I again welcome you on the digital platform of Vision Point. बेटा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो पढ़ा है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पढ़ा। जो लेक्चर 2 हम लोगों ने पढ़ा वो थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा। जो लेक्चर 3 पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा? सम एटॉमिक प्रिंसिपल्स एंड क्वांटम नंबर्स पढ़ा। और जो लेक्चर 4 था हम लोगों का वो था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो क्या है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें आफबाउस प्रिंसिपल, n+l रूल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये लेक्चर 5 में हम लोगों को आज पढ़ना है। बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। आपके लिए ये लेक्चर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मैं बात करूं तो आफबाउ प्रिंसिपल, जिसमें मैं आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगा। आपको आगे केमिस्ट्री में बहुत फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ही आपको काम देगा। इसके बेसिस पर हम पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, आगे आने वाले ऑक्सीडेशन नंबर्स को समझेंगे। जब तक कि ये हमें नहीं पता होगा हम आगे केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जहां पर भी कोई डाउट आता है, जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या तो कॉल करके आप हमें समझिएगा। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आफबाउस प्रिंसिपल की। तो बेटा आफबाउस प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत से बच्चे बोलते हैं आफबाउ एक साइंटिस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आफबाउ इज अ वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, टू बिल्ड अप, ठीक है। तो हमें यहां क्या बिल्ड करना है? ठीक है, हमें यहां पर बिल्ड करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन to the various orbitals in order to their increasing energy, ठीक है, starting with increasing energy, starting with the orbital of lowest energy, the increasing order of energy of various orbitals is। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? भाई आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो? पहले आप नर्सरी में होते हो, फिर आप लोअर केजी में जाते हो, फिर आप अपर केजी में जाते हो, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक पढ़ाई करते हो। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। तो ये क्या, ये आपकी भी तो एक फिलिंग है ना, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की जो हम फिलिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में होती है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है। तो अगर इसका सीक्वेंस में देखूं तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? ऑर्बिटल्स का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे फ्रॉम 1s टू 7p। अब आफबाउ को समझने के लिए हम थोड़ा सा और डिफरेंट वे में जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उसका ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। ये आप देख रहे हो L = 0 है तो हमारे पास क्या होगा? L = 0 होगा तो S होगा, L = 1 होगा तो क्या होगा? P होगा, L = 2 होगा तो क्या होगा? D होगा, और L = 3 होगा तो क्या होगा? ये F हो जाएगा। तो बेटा S की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6 7 एंड 8, राइट। अगर P की स्टार्टिंग देखें तो बेटा P के लिए N की वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसके लिए मिनिमम L की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसके लिए मिनिमम L की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और इसके लिए मिनिमम L की वैल्यू 4 होनी चाहिए, राइट। तो बेटा S की स्टार्टिंग 1 से होती है तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s हो गया। अगर मैं बात करूं P की, तो P की स्टार्टिंग 2 से होती है ना,
तो बेटा यहाँ पर 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p हो गया, राइट। अगर मैं बात करता हूं 3 की, मतलब d की बात करता हूं, तो d की स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों? d की स्टार्टिंग होती है 3 से। तो जब 3 से d की स्टार्टिंग होती है तो क्या होगा? 3d 4d 5d एंड 6d। ओके, अगर बच्चों f की बात करेंगे तो f की स्टार्टिंग कहां से होती है? 4 से होती है। जब f की स्टार्टिंग 4 से होती है तो यहां हो गया 4f और ये 5f। अब अगर हम देखें तो हम लोगों को यहां से स्टार्ट करना है, राइट, यहां से हमको चलना है और यहां से चलते हुए हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s, 1s के बाद क्या आया? इसके बाद हम यूं गए, 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या आया? फिर हम लोग यूं गए, 2s के बाद 2p 3s, उसके बाद फिर क्या आया? 3p 4s, देन 3d 4p 5s, फिर हम लोग इधर को टर्न किए, देन क्या आया? 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s, और उसके बाद फिर देखिए 5f 6d 7p 8s। इसी चीज को अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये इंक्रीजिंग एनर्जी है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो? 2, ठीक है। आप p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 6। आप d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? 10। आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? f में, वो कितना होगा? 14, ठीक है। तो आपको पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन? s में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, ठीक है। ये हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं, ये तो हुआ अफबाउ, ठीक है। लेकिन अफबाउ को और अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास एक और रूल है और उस रूल को हमें समझना होगा, विच इज कॉल्ड n+l रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग n+l रूल बोलते हैं। n का वैल्यू आप जानते हो, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है? l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा अभी इसको हम लोग समझते हैं। इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, the lower the value of n+l. For an orbital, lower is its energy. However, if the two different types of orbital have the same value of n+l, the orbital with lower value of which? Lower value of n has lower energy, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप n+l की बात कर रहे हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, जैसे अफबाउ ने बोला ना, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाती है, तो ऐसे ही n+l की लोअर वैल्यू से हम हायर वैल्यू में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। कैसे करेंगे? अगर किसी भी n+l की वैल्यू किसी भी 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ गया तब हम क्या करेंगे? अगर किसी n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ गई तो हम लोग देखेंगे जिसका n छोटा होगा, जिसका n लोअर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में फिल होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में फिल होगा। तो हम लोग यहां पर इस समझने के लिए एक टेबल बनाए हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चों अगर मेरे पास सबशेल है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 6d, तो हम लोग यहाँ n की वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल, n is the principal quantum number and L is the, this is L, sorry, this is L, L is the azimuthal, this is azimuthal quantum number, right? ये azimuthal quantum number है L, ठीक है, azimuthal quantum number। अब भाई यहां पर 1 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ये 2 है तो 2, ये 2 है तो 2, 3, 3, this is 4, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6, right? अब बात करते हैं हम लोग कि भाई यहां पर हमारे पास S दिया हुआ है,
तो s के लिए बेटा l की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, राइट। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, s के लिए l की वैल्यू 0, फॉर d द वैल्यू ऑफ l इज 2, for p the value of l is 1, for s the value of l is 0, and for d the value of l is 2. ठीक है, now add these values, 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 4 plus 0 4, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5, 5 plus 0 5, and 6 plus 2, this is 7. Okay. तो अब बच्चों यहां पे हम लोग समझते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से करेंगे। मुझे ये सीक्वेंस, मुझे ये ऑर्बिटल्स दे दिए गए, ठीक है ना, मुझे ऑर्बिटल्स दे दिए गए, मैंने n की वैल्यू रख दिया, l की वैल्यू रख दिया, n प्लस l निकाल लिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, दिस इज 6 प्लस 2 एंड दिस इज 8, सॉरी दिस इज 8, ओके। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, ये 1 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये 2 है फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये समझना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें तो आएगा, यहां पर 3 और 3 दोनों है, यहां पर 4 और 4 दोनों सेम हो गया, यहां 5 और 5 और 5 सेम हो गया। अब क्या किया जाए, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाए, ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाए, किस तरीके से समझा जाए, ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, ठीक है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो हम लोग देखेंगे हमारे n की वैल्यू लोअर किस में है। तो हमारी n की वैल्यू जो लोअर है वो 2 है यहां और 3 है यहां, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है। अगर यहां पर हम देख रहे हैं 4 है, यहां पर भी 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा बिकॉज n की वैल्यू यहां पर लोअर है और ये n की वैल्यू हायर हो गई, इलेक्ट्रॉन बाद में इसमें आएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो गया 5 5 5, तो यहां पर 3 है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए, यहां पर 4 है, इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर पर इसमें आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए। अब बेटा मैं आपको बताऊं कि 5s के बाद क्या आता है, 5s के बाद 4d आएगा, 5s के बाद 4d आएगा, 4d के बाद अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 4d आएगा, 4d के बाद क्या आएगा, 4d के बाद 5p आएगा, 5p के बाद 6s आएगा, 6s के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 6s के बाद आ जाएगा 4f, ठीक है, 5d, ठीक, 6p, देन उसके बाद आ जाएगा 7, तब जाके कहीं हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में आपको फिल करके लिखा है कि वैल्यू 8 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इतने शेल्स को मैंने यहां पर ऐड नहीं किया है, मैंने एक सीक्वेंस आपको समझाने के लिए किया है। आप ये मत समझिएगा कि 5s के बाद 6d आ जाता है, 5s के बाद 6d नहीं आता। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए 5s के बाद 6d नहीं आता, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, देन 6d आता है, ठीक है। मैंने उसको वहां पर प्लेस किया है जस्ट बिकॉज कि आपको यह समझ में आए कि वैल्यू 8 भी जा सकती है, ठीक है ना, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आगे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था बेटा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, ठीक है ना। लेकिन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो हम इसके अकॉर्डिंग तो करें, यहां पर आता है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। इसको समझने के पहले हम ये भी समझ लें कि ये तो हमें सीक्वेंस दे दिया गया, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम किस तरीके से करेंगे ये चीज भी हमें समझना है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद लिथियम 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन के बाद आता है सोडियम, उसके बाद आया मैग्नीशियम, ठीक है।
दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो अब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा 1s, और 1s में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो ये हो गया 1s1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements. Okay, this is electronic configuration of elements. अब इसके बाद आता है हीलियम। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2, तो ये हो गया 1s2। अब आते हैं हम लिथियम में। तो 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हो गया 2s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बात करते हैं बेरिलियम की। तो 1s में आपने रखा 2 इलेक्ट्रॉन, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s में कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन। s मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकता है, s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को जो कंटेन कर सकता है वो कितना है, 2। अब बात करते हैं हम लोग बोरॉन की। तो क्या हो गया, 1s2 2s2, 2 और 2 4 है, कितना 5, बचा 1, तो ये हो गया 2p। अब इसके बाद 2p में 1 हो गया। यहां पर आए तो 1s2 2s2 2p, अब यहां पे हो गया 2 2 4 और यहां पे बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया 6, राइट। 2 2 2 6 7, 1s2 2s2 एंड 2p, 2 2 4 4 7 माइनस 4 3, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो गया 3, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं 1s2 2s2, यहां पर हो जाएगा 2p 4, यहां पर हो गया 1s2 2s2 2p 5, 1s2 2s2 2p 6। अब देखिए 6 कंप्लीट हो गया, p में 6 होता है। जब सोडियम में आए हम लोग तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p 6, राइट। अब यहां पर 2 2 4 6 10, बचा 1, तो यहां क्या हो गया, दिस इज 3s1। यहां पर देखते हैं 1s2 2s2 2p 6, ये 10 हो गए, 12 है, बचे 2, तो 3s2, ठीक है। इसके आगे भी हम देखते हैं, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद आया पोटाशियम, ठीक है। and then calcium. This is 13 14 15 16 17 18 19 and 20, ओके। तो यहां पर हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। 2 2 4 6 10 और 3 10 और 2 12, बचा 1, तो ये कितना हो गया बेटा, 3p1। यहां पर देखेंगे तो लास्ट में ऐसे ही कॉमन रहेगा, फिर आ जाएगा 3s2 3p2। इसमें देखेंगे तो ये सारी चीज कॉमन रहेगी, 2p तक ये आ गया 3s2 3p3। यहां पर भी क्या हो गया, 3s2 3p4। इधर को भी क्या हो गया, 3s2 3p5। इधर क्या हो गया, यहां तक कॉमन रहेगा 3s2 3p6, ओके। तो ये 1s2 2s2 2p6, यहां पर ये चीजें कॉमन रहेंगी। यहां पर बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, अब आर्गन तक यहां पे चीजें कॉमन रहेंगी, ठीक है। 3s2 3p6 और उसके बाद ये 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 एंड 4s1। यहां पर क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अब 4s के बाद अगर यहां पे स्कैंडियम आ जाएगा तो फिर स्कैंडियम के केस में वो 3d1 हो जाएगा, टाइटेनियम के केस में 3d2 हो जाएगा, वेनेडियम के केस में 3d3 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्रोमियम में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, कॉपर में एक्सेप्शन आता है, जिन चीजों को हम बाद में भी आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आती है बेटा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो हुंड्स रूल क्या बोलता है, क्या हुंड रूल का कॉन्सेप्ट है, इसको हमें थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है। ठीक है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी मींस डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन P, D एंड F, S की बात नहीं कर रहा है बिकॉज S में तो एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें पेयरिंग या तो एक होगा या तो दो होगा, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है P की, D की और F की, इन ऑर्बिटल्स की, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन P, D एंड F ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbitals of a given subshell contains one electron each or is singly occupied. Like आपके पास 3 ऑर्बिटल्स है P में, आपके पास 5 ऑर्बिटल्स है किसमें, D में, आपके पास 7 ऑर्बिटल्स है किसमें, F में। तो इस रूल का कहना यह है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो जब तक आप सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं प्लेस कर सकते तब तक आप पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। कहने का मतलब आपके पास एक घर है और उस घर के एक फ्लोर में आपके पास 3 कमरे हैं, ठीक है, और तीनों खाली हैं। आपके पास पहला गेस्ट आया तो उसको आपने पहले कमरे में रखा, आपके पास दूसरा गेस्ट आया तो आपने दूसरे गेस्ट को दूसरे कमरे में रखा, और आपके पास तीसरे गेस्ट आए तो आपने उनको तीसरे कमरे में रखा, राइट। कहने का मतलब यह है कि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। अब आपके पास जब चौथा गेस्ट आएगा ना तब आप पहले वाले के रूम में उसको भेज दोगे। इसका मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपके पास पहला गेस्ट आया तो फर्स्ट रूम, दूसरा गेस्ट आया उसको भी फर्स्ट रूम में भेज दिया। तो हुंड का कहना यह है कि आपके पास 3 ऑर्बिटल है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो तीनों में एक 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 फिल हो जाएंगे। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब उसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग आइडेंटिकल इन चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। दिस रिपल्शन कैन हाउएवर बी मिनिमाइज if 2 electrons move as far apart as possible by occupying different degenerated orbitals, or the unpaired electrons in the degenerated set of orbital will have same spin like degenerated orbital like px, py, pz, ठीक है ना। तो उसमें सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने फिल किया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिपल्शन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। As we now know the Hund's rule, let us see how the 3 electrons are arranged in orbital, ठीक है। The important point to be remembered is that all the singly occupied orbitals should have electron with parallel spin, that is in the same direction either clockwise or anti-clock। जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। मैंने वही चीजों को आपको एक्सप्लेन किया, अब इसको मैं समझाता हूं। जैसे आपके पास ये p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, आपके पास ये p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आए तो आपने इसको 1 2 3 या तो क्लॉकवाइज रख दिया या तो 1 2 3 आपने क्या कर दिया, एंटी क्लॉक रख दिया, ठीक है ना। आपने ये 1 2 3 एंटी क्लॉक कर दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन का और मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा नाइट्रोजन का। इन दोनों एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, यहां पर हो गया 1s2 2s2 एंड 2p2, यहां पर हो गया 1s2 2s2 एंड 2p3। तो भाई ये s है, इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी s है, इसमें भी 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हमारे पास क्या है, p है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 आपने ऐसे अरेंज किया, 2 आपने ऐसे अरेंज किया, ठीक है। और हुंड साहब आए और इन्होंने कहा कि भाई साहब आपने गलत प्लेस किया है, आपको क्या करना है, ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन,
ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और इसमें पहले आप एक स्पिन के रखिए, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर समझाया गया है उस तरीके से हम करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये सही है। नाइट्रोजन में यही तरीके हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो आपके पास S है, ठीक है, और आपके पास P है। तो आपको क्या करना है, S में तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए अपोजिट स्पिन के, नो डाउट। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से आपने कहा 1 2 एंड 3, इसको हुंड ने गलत बोल दिया, ये तरीका गलत है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हुंड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखना है, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी, देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3, इसमें एज इट इज जैसे था वैसे ही रहेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्लेस किया, या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या तो 3 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ये सही है, ठीक है। तो हुंड प्रिंसिपल, हुंड रूल ये हमें समझा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं, द अबव मेथड ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट कम्प्रेहेंसिव, हेंस यूजुअली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the atom of any element is simply represented by the notation। कैसे हम लोग नोटेट करते हैं, ये देख रहे हो आप, ये n है आपका, ठीक है, और ये l है, ठीक। तो n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कि वो किस शेल में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 और 7, ठीक है। और ये l क्या रिप्रेजेंट करता है, l रिप्रेजेंट करता है, ये देख रहे हो आप, L रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ सबशेल का, S P D और F, ठीक है। और यहां पर कुछ नंबर होते हैं, यहां पर कुछ नंबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम लोग लिखते हैं जैसे NLX, NLX मतलब 1s1, 1s2, 2s1, 2s2। तो ये क्या है, ये n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये l क्या बता रहा है, s, ठीक है ना, जैसे सबशेल बता रहा है SPDF, और ये x क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है हमारे पास। सम अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कुछ हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आते हैं, ठीक है। वो क्यों आते हैं, some of the exceptions are important through because they occur with common elements, notably chromium and copper। अब क्रोमियम और कॉपर का हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि उसमें ऐसा क्या होता है जिस वजह से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस आता है, राइट। तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम इज 24, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। आप कैलकुलेट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और 24, ठीक है। तो भाई ये तो हमने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन किया, बट क्या हो गया कि ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया। वो एक्सेप्शन क्या है, इसको अच्छा स्टेबल बनाने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d, वही हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया, ठीक है, कहां पहुंच गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर गया तो 1 हो गया, यहां पर ये हाफ फील्ड हो गया, राइट। और यहां पर ये 4 से 5 हो गया, ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया,
ये मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आता है कॉपर के केस में, विच इज 29। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9, राइट। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 to 20 एंड 29। ठीक है, ये भी सही नहीं है, दिस इज अनस्टेबल। व्हाई, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो यहां तो मैंने हाफ फिल्ड कर दिया। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर को जाएगा तो ये d10 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज लोअर एनर्जी, दिस इज हायर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में हम जंपिंग करा सकते हैं। हमने बोर के टाइम में आपको सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके यहां पर आ गया तो ये d में 10 हो गया एंड दिस इज स्टेबल। ठीक है, और ये कैसा हो गया, ये स्टेबल हो गया, राइट। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है, तो बेटा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक d ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर हैं, तो ये क्या है कि एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अभी आपने देखा कि अगर 4s है आपके पास और 3d है, तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कराई, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया अफबाउ प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोगों ने n+l रूल पढ़ा, और n+l रूल के बाद हम लोगों ने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, हुंड रूल पढ़ा। ठीक है ना, और इसका एप्लीकेशन मैंने समझा और आपको बताया कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स कैसे स्टेबल होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको यह बताया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर का क्या कंटेंट्स है मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर 6, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इसमें बोर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी कंटेंट में कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।